Assalamu alaikum. Metropolitan Foundation School for Class 6, Unit 4. Introduction. Assalamu alaikum, student. Hope you all are fine. Dear student, this is your last lecture and assignment for the month of December. I hope you understand whatever I told you and teach you before regarding to this chapter. मुझे उम्मीद है कि आप प्रीवियस लेक्चर में जो कुछ आपको पढ़ाया गया है वो सब आपकी समझ में आ गया होगा। आपकी याददाश्त के लिए आपको रिकॉल कराने के लिए ये ज़रूरी है कि वी टॉक अबाउट थोड़ा सा हम ब्रीफली रिव्यू ले लें कि हमने क्या कुछ पढ़ा था। We talk about in this unit root system, part of roots, type of roots. Type of roots में हमने पढ़ा tap root system and fibrous root system. And then we talk about modification of root जिसमें हमने पढ़ा storage roots and supporting roots. And then we talk and discuss about shoot system. And then manufacturing, function of stem, food manufacturing. उसके बाद जो हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ प्लांट की होती है लीफ, उसके बारे में बात करी द लीफ, फिर पार्ट ऑफ लीफ, देन टाइप्स ऑफ लीफ जिसमें हमने बात की सिंपल लीव्स की एंड कंपाउंड लीव्स की, एंड देन I told you about venation जिसमें कि हमने आपको बताया the arrangement of veins and winglet in a leaf is called venation कि किसी भी veins जो जारी होती हैं उसके अरेंजमेंट winglet के ऊपर venation कहलाती हैं। फिर उसकी टाइप के बारे में हमने बात करी कि रेटिकुलर होती हैं और पैरेलल होती हैं। Then we talk about फिलियोटैक्सी में हमने आपको बताया द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम एंड ब्रांचेस इज नोन एज फिलियोटैक्सी। लीव्स के अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर जो होती है वो फिलियोटैक्सी कहलाती है। नाउ स्टूडेंट, टुडे वी टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ लीव्स। आज हम फंक्शन ऑफ लीव्स के बारे में बात करेंगे कि लीव्स का फंक्शन क्या है। सबसे पहले जो लीफ का फंक्शन सामने आता है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड कि वो खाना तैयार करती है अपने पौधे के लिए। फिर इसके बाद हम बात करेंगे ट्रांसपीरेशन की कि ट्रांसपीरेशन किस तरह होती है। फिर बात की जाएगी डिस्कस होगी अबाउट गैसेस एक्सचेंज के बारे में कि प्लांट्स में गैसेस एक्सचेंज का क्या काम है। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट स्टोरेज ऑफ फूड के प्लांट्स में खाना कैसे स्टोर होता है। आफ्टर द स्टोरेज ऑफ फूड वी टॉक अबाउट वेजिटेटिव प्रोपगेशन। हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद बारी आएगी पार्ट्स ऑफ फ्लावर। पौधे का एक अहम हिस्सा फ्लावर होता है, उसके बारे में बात करेंगे कि फ्लावर्स के कितने पार्ट्स होते हैं। फ्लावर्स के बात करने के बाद हम फंक्शन ऑफ फ्लावर्स की बात करेंगे कि फ्लावर्स का फंक्शन किसी भी पौधे में क्या होता है, उसका क्या काम है। इन सब बातों के बाद बात की जाएगी पॉलिनेशन की कि पॉलिनेशन क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। डियर स्टूडेंट, जब हम आपको इंट्रो देते हैं और इसमें हम ब्रीफली रिव्यू लेते हैं तो इसका मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको ये मालूम हो जाए कि आज का लेक्चर किस हवाले से है और किस चीज़ से रिलेट करता है। आपके लिए रिव्यू इसलिए भी ज़रूरी होता है कि पिछला तमाम काम
आपके जहन में उजागर हो जाए कि टीचर ने आपको क्या पढ़ाया था और अब जो पढ़ा रही हैं उसका पिछले सबक से क्या ताल्लुक़ है। सो स्टूडेंट, let's start to our new topic. Today our topic is functions of leaf. आज के दिन हमारा पहला जो टॉपिक है वो फंक्शन ऑफ लीव्स के बारे में है। लीव्स का फंक्शन क्या है, मतलब उसका काम क्या है। सबसे पहला काम जो लीव्स का है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। आपको जैसे कि सामने दी हुई पिक्चर में साफ नज़र आ रहा है, पहला पॉइंट आपको बताया जा रहा है, लीव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग फूड। किसी भी प्लांट की जो पत्तियों का पहला काम है वो है उस प्लांट के लिए खाना तैयार करना, ये उन पत्तियों की जिम्मेदारी होती है। सेकंड पॉइंट, लीव्स कैप्चर सनलाइट। लीव्स जो हैं किसी भी पौधे की कैप्चर करती हैं, जब्स कर लेती हैं सनलाइट को अपने अंदर, विच द प्लांट्स देन यूज टू मेक फूड। इसके बाद पत्तियां जो होती हैं इस सनलाइट को अपने खाना बनाने के अमल में इस्तेमाल करती हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट, द लीफ इज कॉल्ड द फूड फैक्ट्री। आपको ये बताना ज़रूरी समझती हूँ कि लीफ का काम क्या है। लीफ जो है वो फूड फैक्ट्री कहलाती है ऑफ अ प्लांट। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो जो खाना बनाने का अमल करते हैं उसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। It is the process of manufacturing organic compound glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight. आपको जैसा कि इस पिक्चर में साफ नज़र आ रहा है जिस पे लिखा है प्लांट्स मेक देयर फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये जो प्लांट है अपने लिए जो खाना तैयार करता है वो सनलाइट की मदद से पानी और ग्लूकोज और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से करता है। क्लोरोफिल इज द ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स। क्लोरोफिल जो है वो हरे रंग का एक मादा है विच हेल्प्स इन ट्रैपिंग एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, जो कि सनलाइट से एनर्जी को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। आपको पिक्चर में साफ नज़र आ रहा होगा कि इसमें बताया गया है कि सनलाइट जब पौधे के अंदर पड़ती है तो उसके ऑक्सीजन जो 0.2 है उसके बाद वो शुगर में तब्दील होती है, देन कार्बन डाइऑक्साइड C2 से पत्तियां ग्रीन होती हैं। डियर स्टूडेंट, खाना बनाने के अमल में जो सबसे पहले चीज़ काम आती है वो सनलाइट है। सही है, सनलाइट प्लस शुगर 0O2 एंड CO2, ये तमाम मॉलिक्यूल मिलकर स्टोर इन प्लांट, ये सब प्लांट में स्टोर हो जाते हैं। देन वाटर जब उनको दिया जाता है तो फिर किसी भी पौधे के लिए खाना तैयार होता है। बेटा इसमें जो आपको बताया गया है CO2, ये किसका फार्मूला है? यकीनन ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है, और जो 0.2 आपको बताया जा रहा है वो ऑक्सीजन का फार्मूला है। ओके, और जहाँ यहाँ आपको H20 बताया गया है वो आपके पानी का है। इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा इस पे लिखा है फोटोसिंथेसिस। इसमें आपको बताया गया है कि 0C2 6H2 रिगार्डिंग टू COH 20660, ये तमाम मॉलिक्यूल मिलकर
किसी भी पौधे के लिए खाना बनाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, आपको थ्रू पिक्चर बताने का मतलब ये है कि आप किसी भी बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि एक किसी भी लेक्चर का तरीका ये है देने का, या तो थ्रू साउंड इनको समझाया जाता है या फिर एक मेथड होता है पिक्चर्स के ज़रिए समझाया जाता है, जो कि सबसे ज़्यादा कारआमद होता है, क्योंकि आँखों से देखी हुई चीज़ जल्दी समझ में आ जाती है और बच्चा फिर उस बात को बहुत आसानी से समझ लेता है। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि इस पिक्चर में आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि एक पौधा है। पौधा जो है वो सनलाइट से एनर्जी ले रहा है, सही है। फिर पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है एंड देन ऑक्सीजन। ये तमाम अवामिल जो होते हैं किसी भी प्लांट का एक हिस्सा होते हैं, और इसी की मदद से कोई भी पौधा अपने लिए खाना तैयार करता है। बिना सूरज की रोशनी के, बिना पानी के कोई भी पौधा अपने लिए खाना तैयार नहीं कर सकता। माय डियर स्टूडेंट, आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। फंक्शन ऑफ लीव्स में दूसरा काम, जो दूसरी बात आती है, वो ये है ट्रांसपीरेशन की। आपको पिक्चर में साफ दिखाया जा रहा है कि ट्रांसपीरेशन किस तरह होती है। द प्लांट ऑब्जर्व्स सफिशिएंट क्वालिटी ऑफ वाटर फॉर द सॉइल। प्लांट एक ख़ास एक मखसूस क्वांटिटी में अपने अंदर पानी जज़्ब करती है फ्रॉम द सॉइल बाय मीन ऑफ देयर रूट्स हेयर, यानी कि जो कि रूट्स हेयर में जब्स होती है। सम पार्ट ऑफ दिस वाटर इज यूज्ड अप बाय द प्लांट्स एंड द रेस्ट ऑफ इट इज लॉस्ट थ्रू द एरियल पार्ट्स। इनमें से कुछ जो पानी है वो प्लांट के अंदर जब्स हो जाता है ऊपर की तरफ आके, और कुछ जो है अपवर्ड आके एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट से निकल जाता है, मेनली थ्रू द स्टमा ऑफ लीव्स। स्टमा आर वेरी स्मॉल पोर्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ये पानी का अखराज किससे होता है? ये स्टमा से होता है, जो बहुत ही छोटे पोर्स की सूरत में किसी भी पत्ते के ऊपर होती हैं। The process of loss of water through the aerial parts, leaves and stem of the plant is called transpiration. ये अमल जिससे पानी जो कि ज़मीन के अंदर से जब्स करती हैं जड़ें और बाहर की तरफ पत्तों के पोरों से अखराज होता है, वो ट्रांसपीरेशन का अमल कहलाता है। इट मीन्स द वाटर बैलेंस ऑफ द प्लांट। इसका मतलब ये है कि वाटर का बैलेंस बरकरार रहे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट द मीन ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब ये है कि रूट्स की हेयर ने पानी जब्स किया, इसके बाद उसको अपवर्ड भेजा ताकि वो अपना खाना तैयार कर सके, और फिर वो पानी जो कि एक्स्ट्रा था वो बाहर की तरफ बोर्ड्स की सूरत में पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। आपको इस गमले की पिक्चर साफ नज़र आ रही होगी, जिसमें आपको दिखाया गया है कि किस तरह पानी, यहाँ पर ज़ाहिरी बात है कि ज़मीन नहीं है, ज़मीन से पानी जब्स नहीं हो सकता, तो हम जो पानी पौधों को देते हैं वो इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से जड़ों में जब्स होता है, उसके बाद ऊपर तने में आता है, और देन तने से निकली हुई मुख्तलिफ शाखों में बढ़ जाता है। शाखों से होता हुआ वो ऊपर पत्तियों में आता है, पत्तियों में अपने अंदर जब्स करती हैं उस पानी को। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा वाटर होता है वो पोर्स की मदद से बाहर आ जाता है, जिसको ट्रांसपीरेशन का अमल कहते हैं।
नाउ स्टूडेंट, अब तक के आपको जो कुछ फंक्शन ऑफ लीव्स के बारे में बताया गया, इनमें पहला जो था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड था, दूसरा आपको ट्रांसपिरेशन था जिसमें बताया गया कि किस तरह ट्रांसपिरेशन का यानी कि खराज का अमल पौधे से होता है। ज़मीन से पानी जब्स होता हुआ तने में आता है, उसके बाद शाखों से होता हुआ पत्ती में आता है, फिर पत्ती की पोर से वो बाहर की तरफ निकल जाता है। ये अमल दोनों तरीके से होता है। पहले हमारा पौधा ज़मीन के अंदर हो, चाहे वो गमले के अंदर हो, लेकिन जिस तरीके से भी उसको पानी मिल रहा होता है, सबसे पहला अमल यही होता है कि जड़ें उसको जब्स करती हैं, देन तनों से होता हुआ वो शाखों में आता है, फिर शाखों से पत्तियों में ट्रांसफ़र हो जाता है। माय डियर स्टूडेंट, इसका तीसरा पॉइंट जो कि गैसियस एक्सचेंज है। अब ये अमल हम लोग के लिए मालूम करना बहुत ज़रूरी है कि गैसेस एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इसका क्या मतलब है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स ड्यूरिंग respiration and photosynthetic. During photosynthetic, कार्बन डाइऑक्साइड enter the leaves. जबकि खाना बनाने का ये अमल हो रहा होता है पत्तियों में, उसी वक्त कार्बन डाइऑक्साइड इंटर होती है लीफ के अंदर, यानी कि पत्तियों के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड दाखिल हो जाती है, एंड ऑक्सीजन इज़ गिविंग आउट, और उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो बाहर आ जाती है। अब इससे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पौधों से कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है अंदर जब्स होती है और ऑक्सीजन जो है वो बाहर की तरफ खारिज हो जाती है। ड्यूरिंग respiration, oxygen is taking in air in and carbon dioxide is giving out. कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आउटपुट देती है और ऑक्सीजन जो है वो इन होती है। देयरफॉर लीव्स मेंटेन द बैलेंस ऑफ दीज गैसेस, और इस तरह जो लीव्स हैं वो मेंटेन करती हैं अपने अंदर किसी भी गैसेस के अखराज को या इनहेल करने को। द बैलेंस ऑफ दीज गैसेस इन नेचर, ये सब नेचर के थ्रू होता है कि किस तरह एक पौधे के अंदर गैस जब्स होती है और दूसरे ही लम्हे उसको अखराज होता है, और वो अखराज किसकी सूरत में होता है, ऑक्सीजन की सूरत में। कार्बन डाइऑक्साइड वो जब्स करती है और ऑक्सीजन को वो आउट करती है। जबकि इसके बरक्स आप इंसान में देखें कि इंसान जो है वो ऑक्सीजन इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड आउट करता है। इस पिक्चर से भी आपको साफ नज़र आ रहा होगा कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के फार्मूले के तहत बताया गया है कि किस तरीके से 0 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंदराज हो रहा है पत्ती के अंदर, और किस तरह 0 ऑक्सीजन का आउटपुट हो रहा है कि वो किस तरह से बाहर निकल रही है। दिस इज़ अ वेरी सिंपल एंड द वेरी इजी वे टू फॉर योर कन्वीनियंट टू अंडरस्टैंड। ये बहुत ही एक बिल्कुल जिसे कहना चाहिए कि वाज़ेह पिक्चर है, जो कि आपको समझ में इस पॉइंट का मतलब आ जाए कि गैसेस एक्सचेंज से क्या मतलब है। इसमें साफ तौर पे आपको बताया गया है कि किस तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किसी भी पौधे से निकलती है और ऑक्सीजन अंदर की तरफ जाती है। इसलिए आपने सुना होगा कि इंसान को दरख्त के नीचे से सोने से मना किया है, क्योंकि इंसान जो सांस लेता है उसमें वो ऑक्सीजन को अपने अंदर इनहेल करता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पौधों के अंदर जब्स होती है और पौधों से बाहर निकलती है और ऑक्सीजन अंदर जब्स होती है। इसीलिए ये इंसानी सेहत के बहुत ज़्यादा मुज़िर है कि इंसान किसी भी दरख्त के नीचे सोए। इससे ज़ाहिर बात है एक इंसान का दम घुटने लगता है जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी,
और कार्बन डाइऑक्साइड ही हर तरफ होगी तो इससे एक इंसान का दम घुटने लगता है और फिर उसकी सांसें उसका साथ छोड़ देती हैं। My dear student, I hope you understand this third point. Number 1 point is manufacturing of food. Number 2 point is transpiration. And number 3 is a gaseous exchange कि किस तरह gases का exchange होता है. Now, fourth and the important thing of a plant is storage of food. अब आप सोच रहे होंगे कि स्टोरेज ऑफ फूड से क्या मतलब है, ये किस तरीके से काम करता है. सो लिसन, इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड. कुछ प्लांट्स में ऐसा होता है कि लीव जो हैं मॉडिफाइड करती हैं, किसी भी खाने को स्टोर करती हैं अपने अंदर फूड को. फॉर दिस पर्पस लीव्स बिकम थिक एंड फ्लैशी. इस पर्पस के तहत लीव जो होती हैं वो थिक होती हैं, मोटी हो जाती हैं और फ्लैशी हो जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल ओनियन. ओनियन का यही होता है कि वो अपने अंदर खाने को जब्स करती हैं और फ्लफ़ी सी हो जाती हैं. दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ अ प्लांट कि इसके फंक्शन में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने अंदर खाने को जब्स करती हैं. डियर स्टूडेंट, आई होप you will understand all this about the storage of food. Dear student, आपको हमने बताया है कि बहुत सी सब्जियां ऐसी होती हैं कि जिनकी जड़ें बाहर की तरफ होती हैं और खुद फ्रूट जो होता है वो जड़ों के बगैर अंदर होता है. तो ऐसी सूरत में वो फूड जो है वो स्टोरेज कर लेता है एनर्जी अपने अंदर ज़मीन से, जिनमें आपने देखा होगा शलजम है, गाजर है, चुकंदर, मूली, इस तरह की चीज़ें जो हैं अपने अंदर खाने को स्टोर कर लेती हैं. नाउ फंक्शन ऑफ लीफ में जो 5वां नंबर आता है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन using plants cutting to produce plants from exciting plants. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में ये होता है कि कटिंग के ज़रिए भी रिप्रोड्यूस होते हैं प्लांट्स, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि प्लांट को कि एक हिस्से को काट कर ज़मीन में दबाया जाता है, उससे भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है. मतलब कि मस्नूई तरीक़े से प्लांट को ग्रो किया जाता है. ऐसा जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें ज़मीन को से एक पत्ती काट कर, किसी भी टहनी से एक पत्ती काट कर उसको तराश कर गमले में बोया जा रहा है. ये कटिंग का अमल कहलाता है जो कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में काम आता है. इन सम प्लांट्स लीव्स आर मॉडिफाइड टू बर्ड्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो एंड डेवलप. सम प्लांट में ऐसा होता है कि लीव जो होती हैं वो मॉडिफाई करती हैं बर्ड्स को, और फिर एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो करता है और डेवलप करता है. आपको इस पिक्चर से वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बारे में साफ पता चल गया होगा. यूजिंग प्लांट कटिंग, इसमें प्लांट को काटा गया टू रिप्रोड्यूस प्लांट्स, एक नए प्लांट को बनाने के लिए, फॉर एग्जैक्टिंग प्लांट, जो कि एक प्लांट मौजूद था उससे, यानी कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट को डेवलप करने का जो अमल कहलाता है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहलाता है. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में अमूमन ये होता है कि फ्रूट से भी वेजिटेटिव एक अपने फ्रूट से भी जड़ें निकलने लगती हैं. आपने देखा होगा कि आलू को या प्याज को या मटर वगैरह के दाने को अगर हम
पानी लगा के छोड़ देते हैं तो उनमें से हल्की हल्की सी जड़ें दिखाई दे रही होती हैं, जो कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की एक मिसाल है। वक़्त हम यही करते हैं कि किसी भी, जैसे कि आम की गुठली होती है, उसमें से गुठली निकाल कर बोल देते हैं तो उससे भी एक नया पौधा जन्म लेता है। आई होप अंडरस्टैंड द वेजिटेटिव ऑफ प्रोपगेशन। आपको वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब साफ समझ में आ गया होगा। नाउ स्टूडेंट, आई अगेन रिपीट फंक्शन ऑफ लीव्स। सबसे पहला था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड। इसमें लीव जो थी वो अपने प्लांट के लिए खाना तैयार करती थी। उसके बाद हमने फंक्शन ऑफ लीव में बात की ट्रांसपायरेशन की, कि ट्रांसपायरेशन किससे होता है कि किसी भी पौधे की जड़ अपने अंदर पानी जब्त करती है, उसके बाद तनों में पहुँचाती हुई पत्तों तक लाती है, उसको हरा भरा करती है। उसके बाद जो एक्सेस पानी होता है उसको पत्तियों के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स हैं उनको बाहर निकाल देती है, और ये अमल ट्रांसपायरेशन का अमल कहलाता है। इसके बाद हमने आपसे गैसेस एक्सचेंज के बारे में बात की कि किस तरह कोई भी पौधा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है और ऑक्सीजन को अपने अंदर जब्त करता है। फिर बात हुई स्टोरेज ऑफ फूड की, कि किस तरह जो पौधे प्लांट्स में जो फूड होता है वो नीचे की तरफ होता है और जड़ें बाहर होती हैं, किस तरह अपने अंदर ग़िज़ा को जब्त करती हैं और फिर पौधे को पहुंचाती हैं। इसके बाद हमने बात की वेजिटेटिव ऑफ प्रोपगेशन की, कि एक मसनूई तरीक़ा अमल क्या है किसी भी प्लांट को डेवलप करने का, यानी कि प्लांट टू प्लांट जो चीज़ डेवलप होती है उसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट पार्ट ऑफ फ्लावर। अब जब हमने पूरे पौधे की बात करी, उनमें लीफ की बात करी, उसके रूट्स की बात करी, तो अब बारी आती है फ्लावर्स के पार्ट की। जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको बताया गया है, एक पार्ट आपको दिखाया गया है स्टेमा, स्टेमा के बाद स्टाइल, फिर पिस्टल, और अगर आप तो एंथर है, फिलामेंट है, पेटल है और स्पेल है। आपको जो फ्लावर दिखाया जा रहा है इसमें आपको कुछ पार्ट्स भी दिखाए गए हैं। ऑल दो फ्लावर्स वेरी इन साइज़। फ्लावर जो हैं कई किस्म के होते हैं अपने साइज़ के एतबार से, शेप एंड कलर, इसी तरह उनके शेप और कलर्स भी मुख्तलिफ होते हैं। बट ऑल फ्लावर्स हैव द सेम बेसिक पार्ट्स एज शोन। लेकिन हर फ्लावर का जो पार्ट्स होते हैं वो सेम होते हैं और इनमें कोई भी फ़र्क नहीं होता। एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाया जा रहा है। द मेन पार्ट्स आर गिविंग ऑन द स्क्रीन। आपको ये पार्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाए जा रहे हैं जो भी किसी भी फ्लावर के होते हैं। इनमें है पहला पेडिसल एंड थैलमस, यानी कि फूल को सहारा देने वाली जो टहनी होती है उसको पेडिसल कहते हैं। एंड देन वी टॉक अबाउट गैलेक्स। गैलेक्स जो होते हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके बाद तीसरा हिस्सा जो होता है वो कोरोला का होता है। एंड देन एंड्रोजीमा, एंड्रोजीमा होता है, फिर गाइनोजिम। पांचवा हिस्सा जो होता है वो गाइनोजिम का होता है। सो फर्स्ट वी टॉक अबाउट pedicel and thalamus. The flower is born on the stalk called pedicel. फ्लावर जहाँ जन्म लेता है उसको pedicel कहते हैं। The uppermost end of the pedicel in some was swollen. पेडिसल के ऊपर का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा फूला हुआ होता है, मतलब सूजा सूजा सा लगता है। दिस swollen part of the pedicel is known as the thalamus. ये जो पार्ट होता है वो थैलमस कहलाता है। इट बियर ऑल द 4 वॉलर्स ऑफ द फ्लावर। ये फ्लावर्स के चारों हिस्सों को सपोर्ट करता है।
फिर हम बात करेंगे गैलेक्स की। इट इज़ द फर्स्ट एंड द आउटर मोस्ट whorl of the flower. It consists of the leaf-like structure called sepals. Sepals are generally green in color and manufacture food and supply it to the other flora part. They also protect the new delicate inner part of the flower bud. ग्लेक्सी का काम ये होता है कि वो दूसरे जो पार्ट्स होते हैं फ्लावर की, बर्ड्स वगैरह की, उनको प्रोटेक्ट करता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा अमल होता है, मैन्युफैक्चरिंग फूड एंड सप्लाई इट टू द अदर फ्लोरल पार्ट्स, वो दूसरे पार्ट्स में फूल के ग़िज़ा को फराहम करता है। नंबर थर्ड, वी टॉक अबाउट कोरोला। इट इज़ द सेकेंड whorl of the flower. Each segment of the corolla is known as a petal. आपको इस तस्वीर में साफ नज़र आ रहा होगा कि ग्लेक्सी का अमल क्या है, और ये स्पेल है, यानी कि ये सपोर्ट दे रहा है एक बहुत ही कमज़ोर हिस्से को। Now third point is corolla. It is the second whorl of the flower. Each segment of the corolla is known as a petal. Petals are usually brightly colored due to the presence of pigment. The bright color, sweet smell, and anther attract the insect, which help is pollination. अब इसमें आपको बताया जा रहा है कॉलर जो होता है वो पेटल्स का हिस्सा होता है, और पेटल्स होते हैं ये जो इसकी खुशबू होती है, इसका जो स्वीटनेस होती है, वो जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है और वो कीड़े इसकी तरफ जाते हैं। ये जो कीड़ों का जाना है, इससे पॉलिनेशन का भी अमल होता है। आपने देखा होगा किसी फूल पर शहद की मक्खी वगैरह बैठती हैं, उसकी कलियों पर, वहाँ से वो जूस को जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब करती हैं, फिर उड़कर वो जो दूसरी तरफ जाती हैं, तो वहाँ जब अपने किसी भी मवाद के ज़रिए वो छोड़ती हैं तो वहाँ पॉलिनेशन का अमल होता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो है एंड्रोसियम। इट इज़ द थर्ड फ्लोरा वर्ल्ड विच इज़ composed of one or more male representative organs called stemma. ये जो है थर्ड इसका फ्लोरा पार्ट है जिसमें मेल और फीमेल जो होते हैं वो अपना काम करते हैं। ईच स्टेमा कंसिस्ट ऑफ अ थिंग स्टॉक ऑन फिलामेंट। ये बहुत ही ज़्यादा थिंग स्टॉक होता है जो कि फिलामेंट कहलाता है। एंड अ टू लोबिड हेड इज़ द एंथर, और ये एंथर कहलाता है। आपको पिक्चर में एंथर के बारे में बताया गया है कि वो स्टेबल को और क्लेस को किस तरह सपोर्ट करता है और इनमें ग़िज़ा पहुंचाने के अमल को काम करता है। इस पे आके शहद की मक्खियाँ वगैरह बैठती हैं और उसकी स्वीटनेस को अपने अंदर जब्स कर कर दूसरी जगह पर पहुंचाती हैं। डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने बात की एंड्रोसियम की, इट इज़ अ थर्ड फ्लोरा वर्ल्ड विच इज़ कंपोज ऑफ वन ऑफ मोर टू मेल रिप्रेजेंटेटिव, के एक या से ज़्यादा जो मेल होते हैं वो रिप्रोडक्टिव होते हैं ऑर्गन, और वो उनका स्टेटमेंट जो होता है वो फिलामेंट कहलाता है। एंथर एंड फिलामेंट आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव टिश्यूज़। एंथर जो आपस में मिलते हैं फिलामेंट से, वो कनेक्टिव टिश्यूज़ के ज़रिए मिलते हैं। ईच एंथर लूप हैज़ टू पोलन सैक्स। किसी भी एंथर के अंदर दो पोलन सैक्स होते हैं विच आर फिल्ड विद पोलन ग्रेन्स, जो कि पूरे भरे हुए होते हैं पोलन ग्रेन से। द पोलन ग्रेन आर मिन्यूट इन साइज। पोलन ग्रेन का साइज जो होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है। दे आर द मेल रिप्रेजेंटेटिव। ये नर कहलाते हैं, नर सेल होते हैं। एंड दे दैट टेक पार्ट इज रिप्रोडक्शन,
और ये रिप्रोडक्शन के अमल में बहुत ज़्यादा कारआमद होते हैं। डियर स्टूडेंट, कोरोला एंथर के बाद हम लोग बात करेंगे गाइनीजियम और पेटल्स की। एंथोरिज्म के पार्ट को आप गौर से देखें कि इसमें छोटे छोटे से जो आपको बल्ब से नज़र आ रहे होंगे, इसके अंदर पॉलन ग्रेन्स होते हैं और जब ये फटते हैं तो एक दूसरे पौधे को जन्म लेते हैं और इसका न्यू प्लांट ग्रो करता है। Gynoecium or petals. The gynoecium is the fourth whorl which composed of one or more female representative. अब एंड्रोजियम में आपको बताया गया था कि 2 मेल्स होते हैं और यहाँ पर गाइनोजियम में आपको बताया जा रहा है कि 2 फीमेल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं कॉल कार्पल्स विच कार्पल्स कंसिस्ट ऑफ एन ओवरी स्टाइल एंड स्टिमा। ये ज़्यादातर ओवरी स्टाइल के होते हैं और स्टिमा में काम करते हैं। द स्टिमा इज़ द terminal part of the pistil. It is strictly rough and hairy. It is meant for receiving pollen grain during pollination. The style is the thread-like structure which consists the stemma with the ovary. It is meant for raising the level of the stemma. The ovary is the basal swollen part of the pistil. आपको एंड्रोजियम में आपको बताया गया कि किस तरह ये फिलामेंट जो हैं वो फटते हैं और फिर न्यू पॉलिनेशन का अमल शुरू होता है। गाइनोजियम और पिस्टल में आपको बताया गया कि किस तरह टू फीमेल्स के काम करते हैं और ये जो सबसे ज़्यादा काम होता है ये ओवरी होता है, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और ये स्टिग्मा में काम करते हैं। द स्टिग्मा इज़ द टर्मिनल पार्ट ऑफ द पिस्टल। ये टर्मिनल पार्ट होता है पिस्टल का। एज यू कैन सी ऑन द पिक्चर, इसमें आपको बताया गया है कि 2 जो फीमेल के ऑर्गन्स होते हैं वो मिले हुए होते हैं और आपको बताया जा रहा है कि इसमें ओवरी है, स्टाइल है और स्टिग्मा है, ये आपस में कंसिस्ट होते हैं, मिलते हैं तो ओव्यूलस में इनका काम शुरू हो जाता है। दिस पिक्चर आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग यू एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एनी फ्लावर and what are the parts of flowers. The ovary bears the ovals on a rice tissue called the pubescent. Each ovals contain the female reproductive cell और ovum. इसमें आपको बताया जा रहा है कि कोई भी फीमेल जो रिप्रेजेंटेटिव है सेल है वो ओवम में होता है। द ओवरी ऑफ द फ्लावर develop into the fruit and the ovaries in it become seed after fertilization. अब ओवरी में जब ये डेवलप होता है तो फिर वो सीड की सूरत तैयार करता है और फिर आफ्टर फर्टिलाइजेशन में काम आता है। माय डियर स्टूडेंट, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड what is a part of flower and what is their function, कि किसी भी फ्लावर के मुख्तलिफ पार्ट क्या होते हैं और इनके क्या फंक्शंस हैं। नाउ वी टॉक अबाउट फंक्शन ऑफ फ्लावर्स। अब हम फंक्शन ऑफ फ्लावर्स की बात करेंगे कि फ्लावर का किसी भी फूल का किसी भी पौधे के अंदर क्या किरदार है, वो क्या काम करता है। सबसे पहले अगर किसी भी फ्लावर का कोई काम है तो वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन एक पौधे से किसी नए पौधे का जन्म लेना या डेवलप करना। इट इज़ द ऑर्गन। आपको पॉलिनेशन का अमल भी इसमें बताया जा रहा है। पॉलिनेशन में है यू हैव लर्न दैट अ टिपिकल फ्लावर पोसेस मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। द मेल सेक्स सेल्स आर कंटेन इन द पोलन ग्रेन। मेल सेक्स होते हैं वो पोलन ग्रेन में होते हैं। फाउंड इन द एंथर, जो कि एंथर में होता है। एंड द फीमेल सेक्स सेल आर
contained in the ovaries found in the ovaries. और फीमेल का जो पार्ट होता है वो ओवरीज में पाया जाता है. फॉर द फर्टिलाइजेशन के लिए टू टेक प्लेस द pollen grain must be transferred to the stigma of the carpel. The transfer of pollen grain from the anther to the stigma is called pollination. पॉलीग्रेन के ट्रांसफर का जो अमल कराता है वो पॉलिनेशन कराता है. इट्स मीन बी self pollination in which the pollen of the flower falls into the stigma. इसमें ये होता है कि पॉलन ग्रेन जो हैं वो फॉल्स होते हैं इनटू द स्टमा के अंदर गिर जाते हैं. द सेम फ्लावर क्रॉस पॉलिनेशन इन विच द pollen of flower fall into the stigma of some other flower but of the same kind. एक शाख पर बहुत सारे फूल होते हैं. उनमें से यही होता है कि एक से जब वो झूमते हैं हवा के ज़रिए तो फिर उनमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है. उनके बीच इधर उधर गिरकर सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं. जैसा कि आपको पिक्चर में साफ दिखाया जा रहा है कि किस तरह सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है. प्लांट्स कैन ईदर द पॉलिनेट बाय द विंड नोन एज अ विंड पॉलिनेशन. हवा के ज़रिए जो पॉलिनेशन होती है वो विंड पॉलिनेशन कहलाती है. और बाय द इंसेक्ट, और जो उससे होती है इंसेक्ट के ज़रिए, कीड़ों के ज़रिए, वो इंसेक्ट पॉलिनेशन कहलाती है. नाउ स्टूडेंट, कम टू अवर assignment. Here I give you 2 question answer for your assignment. You do it now as a classwork, and same as classwork you do this word meaning and this question answer as a homework. My dear student, I hope you do this work very carefully and very honestly, because आपको पहले भी बताया जा रहा है कि आप जब अपने काम करके दिखाएंगे तो फिर आपके लिए मार्किंग होगी जिसके तहत आपकी प्रमोशन मुमकिन है, इन केस अगर एग्ज़ाम नहीं होते. डियर स्टूडेंट, आप इस सवाल को अपने यूट्यूब से कैप्चर कर सकते हैं. देन यू कैन राइट ऑन योर कॉपी. फॉर योर कन्वीनियंट आई रिपीट दिस क्वेश्चन फॉर यू. व्हाट आर द 2 मेन सिस्टम इन द प्लांट्स. कौन से 2 सिस्टम हैं प्लांट के अंदर. आपका आंसर है सिस्टम इन प्लांट्स. मोस्ट फ्लावरी प्लांट्स हैव 2 मेन सिस्टम, द रूट सिस्टम एंड द शूट सिस्टम. रूट सिस्टम में क्या होता है. द रूट सिस्टम इज द अंडरग्राउंड नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट. इट ग्रो इनटू द सॉइल अवे फ्रॉम द सनलाइट. दूसरा सिस्टम होता है द शूट सिस्टम. इट फॉर्म्स द एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट एंड रिमेन अबव द ग्राउंड, और कुछ ज़मीन से बाहर होता है. दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्टेम, व्हाट स्ट्रक्चर आर बोर्न ऑन इट. स्टेम का क्या मतलब है और ये इसके स्ट्रक्चर में कहाँ बोर्न होता है. द स्टेम इज द एरियल पार्ट ऑन विच द नोड्स इंटरमूड buds, leaves, flower and fruit are born. It grows from the plump of the seed. It grows above the soil and toward sunlight. ये ऊपर की तरफ बढ़ता है और सनलाइट में इसके लिए ज़्यादा मुफीद होती है, जबकि हमने आपको बताया था कि रूट्स के लिए सनलाइट बहुत ज़्यादा मुज़िर होती है. Dear student, your third question is, name the 4 vowels of the flower. Draw a label diagram showing the part of flowers. आपको एक फ्लावर की पिक्चर ड्रॉ करनी है जिसमें आपको पार्ट ऑफ फ्लावर शो करने हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताए. फिर नंबर 4 सवाल जो है आपका, डिफाइन पॉलिनेशन एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. आपको पॉलिनेशन के बारे में बताना है डायग्राम के ज़रिए कि पॉलिनेशन क्या है. जैसे कि मैंने अभी आपको 2 फूलों की तस्वीरें दिखाई थी जिनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा था. द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर इज द सिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. वो अमल सिग्मा से एंथर से जो सिग्मा में पॉलिनेशन होती है उसको पॉलिनेशन कहते हैं.
टाइप ऑफ पॉलिनेशन आपको बतानी है, सेल्फ पॉलिनेशन है, क्रॉस पॉलिनेशन है। ये आपको डायग्राम की मदद से शो करनी है, जो कि आपके लिए इजी है बिकॉज इट इज़ ऑन योर पेज नंबर 33, जैसे कि आप अभी इस वक्त पिक्चर में देख रहे होंगे। आई होप you will understand your all assignment. If you have any inquiry regarding to this lecture and assignment, you can ask me about it. Hope we'll meet again. Allah Hafiz.